ओके, सो इससे पहले हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स से रिलेटेड बात की है इन्फॉर्म्ड एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर, और उसके बाद हमने हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम्स के अंदर ऐसी सिचुएशंस की बात की है कि जहाँ पर हमारे पास ह्यूरिस्टिक्स की वैल्यूज़ कंटिन्यूसली अपडेट हो रही हों, तो ऐसे केसेस के अंदर हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। समटाइम्स हमारे पास ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पर हमें ना तो हेuristics के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और ना ही हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर गोल स्टेट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, या हमें मालूम हो कि गोल स्टेट किस तरह की होगी। लाइक हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम्स को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमें मालूम था कि गोल स्टेट एक ऐसी स्टेट होगी कि जिसके अंदर वो तमाम टाइल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर मौजूद होंगी। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का कोई सिनेरियो ना हो, इस तरह का कोई मॉडल ना हो जिससे हम कंपेयर कर सकते हों कि गोल स्टेट अचीव हुई है या नहीं, तो ऐसे केसेस के अंदर एक पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हमारे पास मौजूद है इस कि हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स को यूज़ करें। कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स का सिंपल मतलब ये है कि हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर हमारे पास सिर्फ कुछ कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं। हमें ये पता है कि जो सर्चिंग हमने करनी है वो सर्चिंग करते हुए या जो एक्शंस हमने परफॉर्म करते हैं उनके अंदर कौन से एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। सो ये जो लिमिटेशंस हैं कि कौन से एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं या कौन से एक्शंस परफॉर्म नहीं किए जा सकते, इन लिमिटेशंस को हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और हमारा टास्क होता है कि इन कंस्ट्रेंट्स को हम सेटिस्फाई कर दें। सो जब हम इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम कहते हैं, और इसके थ्रू हम डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं उनके अंदर सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमें कोई टाइम टेबल मैनेजमेंट करनी है, कोई स्केजुलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरह की तमाम सिचुएशंस के अंदर कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स या CSPs को यूज किया जा सकता है। सो जब हम ये कह रहे हैं टाइम टेबल मैनेजमेंट, तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी गोल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर फॉर इंस्टेंस हमने अपने डिपार्टमेंट का अगर टाइम टेबल बनाना हो, तो हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी रूम्स हैं उन रूम्स के अंदर जितने भी लेक्चर्स होने हैं उन लेक्चर्स को अकोमोडेट कर दिया जाए इन सच अ वे कि एक रूम के अंदर एट ए टाइम 2 डिफरेंट क्लासेस एलोकेट ना हुई भी हों, या एक ही क्लास जो है वो एट ए टाइम 2 डिफरेंट रूम्स के अंदर एलोकेट ना हुई भी हो। सो ये जो हम कह रहे हैं कि एक क्लास 2 रूम्स के अंदर एलोकेट ना हो या एक रूम के अंदर 2 क्लासेस एलोकेटेड ना हो, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, और हमने इस तरीके से टाइम टेबल मैनेज करना है कि इन तमाम के तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर दिया जाए। सो इस तरह की जो सिचुएशन होगी उसको हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स को अगर हमने डिफाइन करना हो तो 3 हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर सकते हैं। हमें सबसे पहले वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। ये वेरिएबल्स वो प्लेस होल्डर्स होंगे जिनके अंदर हम वैल्यूज असाइन कर रहे होंगे। लाइक अभी जो टाइम टेबल की एग्जांपल हमने ली है, इसके अंदर जो रूम्स हैं इन रूम्स को हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रूम्स हमारे पास वेरिएबल्स होंगे और इन वेरिएबल्स को हम कुछ वैल्यूज असाइन कर सकते होंगे। वैल्यूज जो होंगी वो हमारे पास वो क्लासेस, सब्जेक्ट्स या सेक्शंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, जो हम इन रूम्स के अंदर असाइन या एलोकेट कर रहे होंगे। सो एक हमें सेट ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होता है जो डेफिनेटली फाइनाइट सेट होगा, और एक हमें नॉन एम्प्टी डोमेन ऑफ पॉसिबल वैल्यूज चाहिए होती हैं जो हम उन वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हो। सो जब हम ये कह रहे हैं कि हम कुछ वैल्यूज, कुछ वेरिएबल्स को असाइन करना चाहते हैं, तो ये सिंपली एक असाइनमेंट प्रॉब्लम बन जाता है, और इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को हमें फर्दर फिर सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। सो एक असाइनमेंट उस वक्त कंसिस्टेंट होगी जब हमने तमाम के तमाम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर दी हों और कोई भी ऐसा वेरिएबल ना हो जिसके अंदर कोई वैल्यू अनअसाइंड रह गई हो। सो ऐसी सूरत में जब तमाम वेरिएबल्स को उनकी रिक्वायर्ड वैल्यूज मिल जाती हैं और कोई कंस्ट्रेंट भी वायलेट नहीं होता, तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं कि हमारी असाइनमेंट जो है वो एक कंसिस्टेंट असाइनमेंट है। सो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होगा, जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि उसके अंदर हम लिमिट कर रहे होंगे वेरिएबल्स को कि वो कौन सी वैल्यूज टेक कर सकते हैं और कौन सी वैल्यूज टेक नहीं कर सकते। लाइक अगर एक कंस्ट्रेंट हमारे पास मौजूद है x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो हम इसको रीड आउट इस तरह से करेंगे कि
जो वैल्यू x1 के अंदर मौजूद है वही सेम वैल्यू हम x2 को प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो हमारे पास एक सॉल्यूशन, एक असाइनमेंट उस वक्त कंप्लीट होगी जब तमाम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर दी जाएं, और वो उस वक्त कंसिस्टेंट होगी जब कोई भी कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं हो रहा होगा। सो सॉल्यूशन हम उस वक्त कहेंगे सीएसपी का सॉल्यूशन हमें मिला है, या सक्सेसफुल सॉल्यूशन हमें सीएसपी का उस वक्त मिलेगा जब हम कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट असाइनमेंट कर लेंगे। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि सीएसपी के अंदर हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो इज एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसमें वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज असाइन करनी है। एक सिंपल एग्जांपल जिसको हम इस एल्गोरिथम को, इस अप्रोच को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे इज अ मैप कलरिंग एग्जांपल। और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का एक मैप जो है वो गिवन है। इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स हैं। WA स्टेट है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, NT स्टेट है, नॉर्दर्न टेरिटरी, इसी तरह से साउथ ऑस्ट्रेलिया SA स्टेट है, क्वींसलैंड जिसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यू साउथ वेल्स जिसको NSW से रिप्रेजेंट करेंगे, विक्टोरिया जिसको V से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड तस्मानिया ये एक स्टैंड अलोन स्टेट है और इसका बाकी मैप से ताल्लुक नहीं है, बहरहाल इसको हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो जो वेरिएबल्स हमारे पास हैं, इन स्टेट के जो नेम्स हैं वो वेरिएबल्स होंगे WA, NT, SA, Q, NSW, विक्टोरिया का V एंड T। जो वैल्यूज, डोमेन वैल्यूज हम इनको असाइन कर सकते हैं वो कलर्स होंगे जो हम इन स्टेट्स को देना चाहते हैं, विच आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और इनको हम R, G एंड B से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जो कंस्ट्रेंट हमारे पास होगा इस एग्जांपल के लिए दैट वुड बी कि हम जो एडजेसेंट नोड्स हैं उनको सेम कलर असाइन नहीं कर सकते। सो WA कैन नॉट हैव सेम कलर एज NT। सिमिलरली नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास आ जाएगा WA कैन नॉट हैव सेम कलर एज SA। सो नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रेंट होगा NT कैन नॉट हैव सेम कलर एज WA एंड SA एंड Q। Similarly, SA cannot have same colors as WA, NT, Q, NSW and V. So इस तरह से जो constraints होंगे उनको हम represent कर देते हैं। So ये solved example आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मौजूद है जिसके अंदर हमने एक complete and consistent assignment यूज की हुई है कि तमाम की तमाम states जो हैं उनको values assign हो गई हैं, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जितनी भी adjacent nodes हैं उनमें से किसी भी adjacent node के अंदर same color नहीं यूज हुआ हुआ। सो इस असाइनमेंट को हम कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट एंड एक कंसिस्टेंट असाइनमेंट है। CSPs की जब हम बात करते हैं तो CSPs के लिए मल्टीपल वेरिएशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जब हम वेरिएशंस की बात कर रहे हैं तो ये वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स मौजूद होती हैं। सो कंस्ट्रेंट्स को हम 3 डिफरेंट वेज के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास यूनरी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। यूनरी कंस्ट्रेंट्स का मतलब यह है कि हम ये बताएं कि किस वेरिएबल को कौन सी वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। सो अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट के अंदर एक वेरिएबल एंड एक वैल्यू हो तो इसको हम यूनरी कंस्ट्रेंट कहते हैं। अगर हमारे पास सिचुएशन इस तरह की हो कि जिसके अंदर हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट्स हैं और हमने ये रिप्रेजेंट करना हो कि वो दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो दोनों वेरिएबल्स सेम वैल्यूज यूज नहीं कर सकते, तो उसको हम बाइनरी कंस्ट्रेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो बाइनरी कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये होगा कि हमारे पास कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स मौजूद हों। इसी के साथ साथ कुछ हायर ऑर्डर कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं कि जहां पर अगर हम जो कंस्ट्रेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मोर देन 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, विच मींस आइदर 3 और मोर देन 3 कंस्ट्रेंट्स हमारे पास अगर किसी जगह पर मौजूद हो तो इसको हम हायर ऑर्डर कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। लाइक ये जो अभी हमने प्रीवियस कंस्ट्रेंट्स की बात की थी दैट SA कैन नॉट हैव सेम वैल्यू एज WA, अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं दैट SA कैन नॉट हैव सेम वैल्यू एज WA एंड NT, सो अब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हो गए, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये हायर ऑर्डर कंस्ट्रेंट होगा। सो हमेशा प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कंस्ट्रेंट्स की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कौन सी फॉर्म यूज कर रहे होंगे। सो आइदर वन ऑफ द फॉर्म जो है वो यूज हो सकती होगी फॉर एनी कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंटेशन इन वन पर्टिकुलर सिचुएशन। सो हो सकता है एक प्रॉब्लम के लिए हम यूनरी कंस्ट्रेंट्स को यूज कर रहे हो, किसी और प्रॉब्लम के लिए हम बाइनरी को यूज कर रहे हो। सो प्रॉब्लम को देखते हुए हम गेस कर सकते होंगे
ये एज्यूम कर सकते होंगे कि हम वहां पर कौन से कंस्ट्रेंट्स को यूज करेंगे। नॉर्मली जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, उतने हायर ऑर्डर कंस्ट्रेंट्स की तरफ हमें मूव करना पड़ता है। टिपिकली जो स्मॉल स्केल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अंदर हम यूनरी या बाइनरी कंस्ट्रेंट्स के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये जो ऑस्ट्रेलियन मैप के एग्जांपल की हमने अभी बात की, जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, इस एग्जांपल के अंदर हम बाइनरी कंस्ट्रेंट्स रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स हैं, इनको इजीली सॉल्व करने के लिए एक सर्च स्पेस के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सर्च स्पेस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी हम सर्च स्पेस की बात करते हैं उसके अंदर हमें इनिशियल स्टेट की जरूरत पड़ती है, गोल स्टेट की जरूरत पड़ती है, किसी सक्सेसर फंक्शन की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम बता सकें कि नेविगेशन क्या होगी या ट्रांजिशन मॉडल हमारा क्या होगा। उसके साथ साथ हमें पाथ कॉस्ट की जरूरत पड़ रही होती है। अगर हम इसी मैप कलरिंग एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास इनिशियल स्टेट ऐसी स्टेट होगी जिसके अंदर जितनी भी नोड्स मौजूद हैं मैप के अंदर, जितने भी रीजन्स हैं, उनमें से किसी रीजन के अंदर कलर नहीं हुआ हुआ, तो इसको हम इनिशियल स्टेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गोल स्टेट हमारे पास एक ऐसी स्टेट होगी जिसके अंदर तमाम की तमाम असाइनमेंट हमारी कंप्लीट हों, और यहां पर हमारे पास बजाय इसके कि हम गोल स्टेट के अंदर तमाम कलर्स जो हैं वो असाइन कर रहे हो, हम इसको कुछ टेस्ट कंडीशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं गोल स्टेट को, कि ऐसी स्टेट के जहां पर हमारे पास असाइनमेंट्स कंप्लीट या कंसिस्टेंट होंगी तो उसको हम गोल स्टेट कह देंगे। जैसे ही हमारे पास असाइनमेंट कंप्लीट होंगी तो अगर वो असाइनमेंट्स कंसिस्टेंट भी हैं तो उस सूरत में हम कहेंगे कि गोल स्टेट अचीव हो गई है। हर स्टेट के ऊपर हमें चेक करना पड़ रहा होगा कि असाइनमेंट कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, और जब असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी हमें यह भी चेक करना पड़ रहा होगा कि वो असाइनमेंट कंसिस्टेंट है या नहीं है। असाइनमेंट कंसिस्टेंट है या नहीं, इसका हमें इस तरीके से पता चल सकता है कि अगर तो कोई भी कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं हुआ तो इसका सिंपली मतलब यही है कि असाइनमेंट कंसिस्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट कंसर्न जो हमारे पास होता है इज द सक्सेसर फंक्शन, कि हम इस बात को आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास ट्रांजिशन मॉडल क्या होगा, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे मूव करेंगे, हम कैसे किस बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर हम मैप कलरिंग एग्जांपल की बात करते हैं तो हम किस बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमने किस स्टेट को सबसे पहले कलर करना है, और अगर एक स्टेट को हमने कलर कर दिया तो हम किस बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमने नेक्स्ट किस स्टेट के अंदर मूव करना है। ये जो ऑर्डर ऑफ स्टेट ओपनिंग है, ये ऑर्डर ऑफ स्टेट ओपनिंग एक्चुअली सक्सेसर फंक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास मल्टीपल ह्यूरिस्टिक्स मौजूद हैं, जिन ह्यूरिस्टिक्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, हम यूज कर सकते होंगे। पाथ कॉस्ट वुड बी सिंपली कि अगर हमारे पास जो भी ट्रांजिशंस हम कर रहे हैं, जिन स्टेट्स के दरमियान मूव कर रहे हैं, तो जितनी भी ट्रांजिशंस हमें परफॉर्म करनी पड़ेंगी, दैट वुड बी द पाथ कॉस्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इस सिंपल सिनेरियो को देखें तो यहां पर हम सिंपली डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू हम इस कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। बट डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम देख सकते हैं लाइक दिस। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनिशियल स्टेट है कि जहां पर किसी भी स्टेट को हमने कोई भी कलर असाइन नहीं किया हुआ, और इससे नेक्स्ट हम स्टेट जनरेट कर सकते हैं कि जहां पर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट है उसको हम आइदर रेड कलर असाइन कर सकते हैं, या ग्रीन कलर असाइन कर सकते हैं, या ब्लू कलर असाइन कर सकते हैं। हम उससे नेक्स्ट स्टेट के ऊपर जाएंगे और इस तरह से ग्रेजुअली हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मूव करके हम डिफरेंट स्टेट्स को जो कलर्स होंगे वो असाइन कर सकते होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये कि जब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि हम एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करते जाते हैं, जबकि कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के अंदर अक्सर ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि हम किसी ऐसी स्टेज के ऊपर पहुंच जाएं जहां पर जाकर कोई कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा हो, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है कि हम इंस्टेड ऑफ सिंपल डेप्थ फर्स्ट सर्च हम उसकी एक वेरिएशन यूज कर सकते हैं जिसको हम बैक ट्रैकिंग सर्च कहते हैं। बैक ट्रैकिंग सर्च इज सिमिलर टू डेप्थ फर्स्ट सर्च, लेकिन उसके अंदर जो एक डिफरेंस मौजूद है इज कि हम जो सक्सेसर स्टेट्स होंगे
उन सक्सेसर स्टेट्स के ऊपर अगर किसी जगह पर फेलियर की तरफ जा रहे होंगे या किसी जगह पर स्टक हो जाएंगे, तो ऐसे केस में हम प्रीवियस नोड के ऊपर वापस जाकर उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते होंगे। जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में जब तक हम किसी एक नोड की डेप्थ तक नहीं पहुंच जाते, हम उस वक्त तक आगे नहीं जा सकते होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल डेप्थ फर्स्ट सर्च, हम उसकी एक वेरिएशन जो बैक ट्रैकिंग सर्च है उसको इंप्लीमेंट करेंगे, और लेटर स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे कि ये बैक ट्रैकिंग सर्च इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हमने बैक ट्रैकिंग सर्च को इंप्लीमेंट करना होगा तो उसके लिए हमें कंस्ट्रेंट ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रेंट ग्राफ्स के अंदर जो हमारे पास नोड्स हैं उनको, वेरिएबल्स को हम नोड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नोड्स के दरमियान में जो लाइंस मौजूद हैं, जो इनके एजेस या आर्क्स हैं, इनको हम कंस्ट्रेंट्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जब भी हम किसी नोड को कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो कंस्ट्रेंट्स उसके डिफाइन हो रहे होंगे कि हम वो वैल्यू किन किन स्टेट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम एक सिंपल जो मैप कलरिंग प्रॉब्लम था उसको डीएस डेप्थ फर्स्ट सर्च के थ्रू सॉल्व करने के लिए या बैक ट्रैकिंग सर्च के थ्रू सॉल्व करने के लिए एक ग्राफ की या ट्री की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्दो ये ट्री जो है फिलहाल हमारे पास जो मौजूद है, ये इसके अंदर डायरेक्शंस मौजूद नहीं है, डायरेक्शन लेस है। सो इन इस तरह के केसेस के अंदर हम ह्यूरिस्टिक्स की हेल्प लेते हैं, और ह्यूरिस्टिक्स के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किन डायरेक्शंस के अंदर मूव करेंगे। जो हमारे पास कंसर्न्स आते हैं मेजर, वो ये कंसर्न्स हैं कि हम इस बात को आइडेंटिफाई करें दैट विच वेरिएबल्स should be assigned next, and in what order should the values be tried, or can we detect inevitable failure on early stages or not. So इस तरह के multiple questions जो हैं constraint satisfaction problems के अंदर arise हो सकते हैं, और इन questions को answer करने के लिए हमारे पास 4 different possibilities मौजूद हैं, 4 different heuristics हमारे पास मौजूद हैं जिनको हम use कर सकते हैं। So first one is the most constrained variable. The second one is most constraining variable. Third one is least constraining value, and the fourth one is forward checking. So ये 4 heuristics जो हैं वो 4 possible ways हैं जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिनके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि हम CSP के अंदर जो असाइनमेंट्स कर रहे होंगे, यानी हम डिफरेंट वेरिएबल्स को जो वैल्यूज असाइन कर रहे होंगे, वो किस ऑर्डर के तहत, किस ऑर्डर के थ्रू हम ये वैल्यूज डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो हमारे पास ह्यूरिस्टिक है इज मोस्ट कंस्ट्रेन्ड वेरिएबल। मोस्ट कंस्ट्रेन्ड वेरिएबल इज द केस कि जहां पर हम ये चेक करते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर कंस्ट्रेंट्स पुट कर रहा है वो कौन सा है। इसका मतलब यह है कि हम ऐसे वेरिएबल्स के ऊपर पहले काम करेंगे जिन वेरिएबल्स के अंदर जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो सबसे कम रह जाएंगी। मोस्ट कंस्ट्रेन्ड वेरिएबल जो है इसको मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज भी कहा जाता है। हम इसको जो डिस्कस कर रहे होंगे, जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम रिमेनिंग वैल्यूज, हम इसको डिस्कस करेंगे। इनिशियल केस हमारे पास ये है कि हमारे पास जितनी भी स्टेट्स मौजूद हैं, इन तमाम की तमाम स्टेट्स के अंदर हमारे पास इनिशियली 3 वैल्यूज अवेलेबल हैं जो हम इन वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। इनिशियली आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम स्टेट्स के अंदर हमारे पास पॉसिबिलिटी मौजूद है कि रेड, ग्रीन और ब्लू में से हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जब भी हमारे पास इस तरह का कोई केस होगा कि जहां पर तमाम जो स्टेट्स हैं या जो अवेलेबल स्टेट्स हैं उनके अंदर जो हेरिस्टिक की वैल्यू है वो सेम आ रही होगी, तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि हमारे पास टाई मौजूद है, और इस टाई को ब्रेक करने के लिए हम सिंपली रैंडमली किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। इनिशियली जब हम देख रहे हैं कि तमाम स्टेट्स के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ अवेलेबल वैल्यूज हैं जो असाइन की जा सकती हैं उन वेरिएबल्स को, वो सेम है, तो इसका मतलब यह है कि हम किसी भी नोड को पहले कलर असाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं सबसे पहले WA स्टेट को सिलेक्ट करता हूं, और WA स्टेट को सिलेक्ट करके मैं उसके अंदर रेड कलर असाइन कर रहा हूं। जब मैंने WA कलर को
इनिशियली रैंडमली सिलेक्ट करके उसके अंदर रेड कलर असाइन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि अब उसकी जो एडजेसेंट नोड्स हैं, एंटी स्टेट एंड एसए स्टेट, इन दोनों स्टेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो कम हो चुकी हैं। सो चूंकि डब्ल्यू स्टेट के अंदर मैंने रेड कलर कर दिया है, तो अब एंटी स्टेट के अंदर मेरे पास दो कलर्स की पॉसिबिलिटी है जो मौजूद है। मैं आइदर यहां पर ग्रीन कलर कर सकता हूं या यहां पर ब्लू कलर कर सकता हूं। सिमिलरली जो एसए स्टेट है, यहां पर भी मेरे पास दो कलर्स की पॉसिबिलिटी मौजूद है। मैं एसए स्टेट के अंदर भी या तो ग्रीन कलर कर सकता हूं या फिर ब्लू कलर कर सकता हूं। सबसे पहले मैं एंटी स्टेट को सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगेन टाई मौजूद है एंटी और एसए स्टेट के अंदर। तो इस टाई को ब्रेक करने के लिए मैं रैंडमली इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। सो मैं पहले एंटी को सिलेक्ट कर रहा हूं और एंटी स्टेट को सिलेक्ट करके मैं इसके अंदर ग्रीन कलर इसको असाइन करूंगा। जब एंटी स्टेट को ग्रीन कलर असाइन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि जो एसए स्टेट है उसके अंदर कलर की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा कम हो गई हैं। मिनिमम जो रिमेनिंग वैल्यूज अब एसए स्टेट के अंदर मौजूद है इज 1। क्वींसलैंड स्टेट के अंदर जो रिमेनिंग वैल्यूज की पॉसिबिलिटी मौजूद है इज 2। एसए स्टेट के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर कर सकता हूं। क्वींसलैंड कलर स्टेट के अंदर मेरे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, मैं आइदर ब्लू कलर कर सकता हूं या रेड कलर कर सकता हूं, क्योंकि इसकी एडजेसेंट नोड के अंदर ग्रीन कलर ऑलरेडी हो चुका है। एनएसडब्ल्यू, विक्टोरिया और टस्मानिया स्टेट्स के अंदर तीनों कलर्स की पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। इस वक्त करंट सिनेरियो में जो मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया के पास है। मैं सबसे पहले साउथ ऑस्ट्रेलिया को कलर असाइन करूंगा और उसके बाद फर्दर नोड्स की तरफ मूव करूंगा। साउथ ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही कलर की पॉसिबिलिटी मौजूद थी, उसको ब्लू कलर मैंने असाइन कर दिया है। जब साउथ ऑस्ट्रेलिया को ब्लू कलर असाइन किया है, तो क्वींसलैंड के पास से ब्लू कलर की ऑप्शन खत्म हो चुकी है और इस वक्त क्वींसलैंड के अंदर जो मिनिमम जो रिमेनिंग वैल्यूज रह गई हैं क्वींसलैंड में, वो ओनली 1 है। मैं इसको सिर्फ रेड कलर असाइन कर सकता हूं। साउथ ऑस्ट्रेलिया में ब्लू कलर करने की वजह से एनएसडब्ल्यू स्टेट और वी स्टेट के अंदर से ब्लू कलर की ऑप्शन खत्म हो गई और इन दोनों के अंदर रेड और ग्रीन कलर करने की पॉसिबिलिटी मौजूद है। इस वक्त मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू क्वींसलैंड के अंदर है। मैं क्वींसलैंड को जो अवेलेबल एक ही कलर उसके पास है रेड, वो असाइन करूंगा। क्वींसलैंड को रेड कलर असाइन करने के बाद आप देख सकते हैं कि एनएसडब्ल्यू स्टेट जो है उसके अंदर से जो रेड और ब्लू कलर की पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है। मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू इस वक्त एनएसडब्ल्यू की है। एनएसडब्ल्यू को ग्रीन कलर असाइन करूंगा मैं, और एनएसडब्ल्यू को ग्रीन कलर असाइन करने के बाद विक्टोरिया के अंदर जो नंबर ऑफ रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो 1 रह जाएंगी। विक्टोरिया को कलर करूंगा मैं और इसको मैं रेड कलर कर सकता हूं। और उसके बाद सबसे एंड के ऊपर जो टस्मानिया स्टेट है उसको कोई भी कलर असाइन किया जा सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ऑर्डर हमारे पास डिफाइन हो गया। हमें मालूम हो गया कि हमने किस ऑर्डर के अंदर वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करनी है। एक और हमारे पास जो हेरिस्टिक कैलकुलेट करने का मेथड अवेलेबल है इज मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल। मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल के अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसी स्टेट्स कौन सी हैं जिन स्टेट्स के ऊपर सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट्स पुट हो रहे हैं। हम सबसे पहले उन स्टेट्स को कलर करने की कोशिश करेंगे, उन स्टेट्स को या उन वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने की कोशिश करेंगे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट्स आ रहे होंगे या जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड नोड्स होंगी। हम सबसे पहले उनको कलर असाइन करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो हेरिस्टिक्स अवेलेबल हैं उनमें WA स्टेट जो है उसके अंदर हमारे पास जो हेरिस्टिक की वैल्यूज अवेलेबल हैं, जो नोड्स कनेक्टेड हैं वो 2 हैं। जो एंटी स्टेट है उसके अंदर हमारे पास जो कनेक्टेड नोड्स हैं वो 3 हैं। क्वींसलैंड के साथ भी 3 नोड्स कनेक्टेड हैं। एनएसडब्ल्यू के साथ भी 3 नोड्स कनेक्टेड हैं। विक्टोरिया के साथ 2 नोड्स कनेक्टेड हैं और एसए स्टेट के साथ 5 नोड्स कनेक्टेड हैं।
ओके, सो यहां पर अब हमारे पास जो मोस्ट कंस्ट्रेंड वेरिएबल इस वक्त मौजूद है इज SA स्टेट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं। 5 इसके साथ कनेक्टेड नोड्स हैं। सो सबसे पहले हम SA स्टेट को कलर असाइन करेंगे इफ वी आर यूजिंग दिस मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल ह्यूरिस्टिक। इस मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल ह्यूरिस्टिक को हम डिग्री ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं, कि जिसके अंदर हम जो डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट है उसको चेक कर रहे होते हैं। जिसकी डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट जो है वो सबसे हाईएस्ट होगी, उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। सो ऐसे स्टेट को हमने कलर करना है। ऐसे स्टेट के अंदर मैं कोई भी कलर कर सकता हूं। मैंने रेड, ग्रीन एंड ब्लू में से ब्लू कलर इसको असाइन कर दिया है। सो अब मेरे पास नेक्स्ट जो स्टेट्स हैं उनके अंदर एंटी स्टेट, क्यू और NSW स्टेट हैं, जिनके अंदर तीन तीन उनके ह्यूरिस्टिक्स की वैल्यूज आ रही हैं, विच मींस कि ये तीनों स्टेट्स जो हैं इनकी एडजेसेंट 3 स्टेट्स मौजूद हैं। सो हम इन तीनों में से किसी को भी पहले सिलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली। सो हम एंटी को भी पहले कर सकते हैं, क्यू को भी पहले कर सकते हैं और NSW को भी पहले कर सकते हैं। सो जब हम इन तीनों स्टेट्स में से किसी को भी कलर साइन करेंगे तो ये जहन में रहना चाहिए आपके कि ब्लू कलर हो चुका है, और ये तीनों चूंकि SA की सराउंडिंग स्टेट्स हैं, SA की एडजेसेंट स्टेट्स हैं, तो इन तीनों स्टेट्स के अंदर अब हम ब्लू कलर नहीं कर सकते हैं। सो मैं इन तीनों में से रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। सो मैं सबसे पहले एंटी स्टेट को सिलेक्ट कर रहा हूं और एंटी स्टेट के अंदर मैं ग्रीन कलर असाइन कर रहा हूं। सो एंटी स्टेट को जब ग्रीन कलर मैंने असाइन कर दिया, अब मेरे पास Q और NSW स्टेट्स मौजूद हैं जिनकी डिग्री ऑफ ह्यूरिस्टिक सबसे हाईएस्ट है। सो इन दोनों में से किसी को सिलेक्ट किया जा सकता है। मैं Q स्टेट को पहले सिलेक्ट करूंगा और उसके अंदर रेड कलर कर रहा हूं, और उसके बाद NSW के अंदर ग्रीन कलर मैंने कर दिया है। सो अब बाकी अगर वैल्यूज देखें तो उसके अंदर जो WA स्टेट है उसके अंदर हमारे पास एक कलर की ऑप्शन रह गई है, क्योंकि उसके एडजेसेंट नोड्स के अंदर ग्रीन एंड ब्लू कलर हो चुका है। सो हम यहां पर सिर्फ रेड कलर कर सकते हैं। और विक्टोरिया जो स्टेट है उसकी जो एडजेसेंट नोड्स हैं SA और NSW, उनके अंदर भी ग्रीन एंड ब्लू कलर हो चुका है। तो यहां पर भी हमारे पास एक ही कलर की ऑप्शन मौजूद है, हम रेड कलर कर सकते हैं। सो इन दोनों में से रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है पहले। सो पहले हम WA स्टेट को रेड कलर कर रहे हैं और एंड के ऊपर विक्टोरिया स्टेट को हमने रेड कलर असाइन कर दिया, और तस्मानिया स्टेट चूंकि इंडिपेंडेंट है उसको बाद में सेट किया जा सकता है, उसको बाद में वैल्यू असाइन की जा सकती है। थर्ड जो ह्यूरिस्टिक हमारे पास मौजूद है इज लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू ह्यूरिस्टिक। लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू ह्यूरिस्टिक के अंदर हम ये काम करते हैं कि हम जब कलर करना होता है तो हम ये देखते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल को ऐसा कलर असाइन कर रहे हो कि जिसकी वजह से बाकी वेरिएबल्स के लिए जो मैक्सिमम कलर्स की ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल रहें। इसका इनिशियल काम तो काफी हद तक जो हमने पहला ह्यूरिस्टिक डिस्कस किया था, मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल, उसके थ्रू जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन के जहां पर हमारे पास सिचुएशन ये आ जाए कि मिनिमम रिमेनिंग वैल्यू जो है वो कम हो रही हो, तो हम ऐसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं पहले कि जहां पर हम बाकी वेरिएबल्स को फैसिलिटेट कर सकते हो। सो हम देख सकते हैं कि पहले हमने रेड कलर किया, उसके बाद एंटी स्टेट के अंदर ग्रीन कलर कर दिया। अब जब एंटी स्टेट के अंदर ग्रीन कलर कर दिया तो क्वींसलैंड स्टेट के अंदर अगर हम कलर करेंगे तो यहां पर कलर की 2 ऑप्शंस हैं जो हो सकती हैं। क्वींसलैंड के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर मैं रेड कलर करूंगा तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 कलर की ऑप्शन अवेलेबल रहेगी, ब्लू कलर हो सकेगा साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट के अंदर। लेकिन अगर मैं क्वींसलैंड स्टेट के अंदर ब्लू कलर कर दूंगा तो साउथ ऑस्ट्रेलिया स्टेट जो है उसके अंदर किसी भी कलर की फैसिलिटी अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं रहेगी। सो लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू के अंदर हम क्या करते हैं, पहले उन वेरिएबल्स को कलर्स असाइन करते हैं जिनकी वजह से बाकी वेरिएबल्स मैक्सिमम फैसिलिटेट हो सकते हो, बाकी वेरिएबल्स के लिए जो ऑप्शंस हैं वो मिनिमाइज ना हो, ताकि हम फेलियर की तरफ ना जा सकें। सो लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू के थ्रू
वैल्यूज के ऊपर हम काम करते हैं, वैल्यूज चेक कर रहे होते हैं हर वेरिएबल के पास कितनी वैल्यूज अवेलेबल हैं। सो ऐसे वेरिएबल्स को हम सिलेक्ट करते हैं जिन वेरिएबल्स के थ्रू बाकी वेरिएबल्स के ऊपर कम से कम कंस्ट्रेंट्स आ सकते हो। सो अगर हम इन तीनों ह्यूरिस्टिक्स को कंपेयर करें, सो जो फर्स्ट दो ह्यूरिस्टिक्स हैं, मोस्ट कंस्ट्रेंड वेरिएबल एंड मोस्ट कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल, ये दोनों जो हैं फेलियर फर्स्ट अप्रोचेस हैं। फेलियर फर्स्ट अप्रोच का मतलब यह है कि इन दोनों के बिहाइंड जो थॉट मौजूद है वो ये कि हम ऐसा ह्यूरिस्टिक यूज करें जिसके थ्रू अगर कोई फेलियर अगर होना है तो अर्लियर स्टेजेस के ऊपर हमें पता चल जाए कि फेलियर कहां पर आ सकता है। सो इस वजह से हम इनको फेलियर फर्स्ट अप्रोचेस कहते हैं। इसके मुकाबले में जो लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू है ये सक्सेस फर्स्ट अप्रोच है। हम ऐसे वेरिएबल्स के ऊपर पहले काम करते हैं जो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जा सकते हैं। सो लीस्ट कंस्ट्रेनिंग वैल्यू जो है वो सक्सेस फर्स्ट अप्रोच इसको हम कह सकते हैं। सो द डिसीजन के हमने किस सिनेरियो के अंदर कौन से हेरिस्टिक को यूज करना है डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, डिपेंड्स अपॉन द डेवलपर्स चॉइस, डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हो, और उसके थ्रू हम गेस कर सकते हैं कि हम कौन सा ह्यूरिस्टिक यूज करेंगे। लास्ट जो हमारे पास ह्यूरिस्टिक अवेलेबल है जिसको हम सीएसपीज को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं इज फॉरवर्ड चेकिंग। फॉरवर्ड चेकिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ऐसी स्टेट्स को पहले कलर असाइन करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को पहले वैल्यूज असाइन करते हैं जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज मौजूद होती हैं। सो आप देख सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास तमाम वेरिएबल्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज अवेलेबल हैं। सो मैं सबसे पहले एक इनमें से किसी भी स्टेट को रैंडमली सिलेक्ट कर सकता हूं और उसके अंदर कलर कर सकता हूं। सो सबसे पहले मैंने WA स्टेट के अंदर रेड कलर कर दिया है। अब जब WA स्टेट के अंदर रेड कलर किया तो आप देख सकते हैं NT और SA स्टेट के अंदर रेड कलर की पॉसिबिलिटी रिमूव हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट मेरे पास मैक्सिमम कलर्स अवेलेबल हैं, मैक्सिमम वैल्यूज अवेलेबल हैं, वो Q, NSW और T के पास अवेलेबल हैं। सो इन तीनों में से रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। मैं पहले Q को सिलेक्ट कर रहा हूं। जब Q को मैंने पहले सिलेक्ट किया और उसको मैंने फॉरवर्ड मूव करते हुए ग्रीन कलर असाइन कर दिया तो मेरे पास अब जो एंटी स्टेट है उसके अंदर ग्रीन कलर भी खत्म हो गया है, NSW के पास से भी ग्रीन कलर खत्म हो गया है और SA के पास से भी ग्रीन कलर खत्म हो चुका है। सो नेक्स्ट स्टेट जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज इस वक्त अवेलेबल हैं इज V। सो हम V को फॉरवर्ड मूव करते हुए ब्लू कलर असाइन करेंगे। सो V स्टेट को जब हमने ब्लू कलर असाइन कर दिया है तो V स्टेट को ब्लू कलर असाइन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो SA स्टेट है उसके अंदर तमाम कलर्स की पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। सो SA स्टेट के अंदर जब तमाम कलर्स की पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है तो इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसी स्टेज के अंदर पहुंच गए जहां पर हमारे पास फेलियर अकर हो रहा है, जहां पर इनकंसिस्टेंसी आ रही है। सो इस सूरत में हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, प्रीवियस स्टेट के ऊपर वापस जाएंगे, जो कलर हमने किया था उसको रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पर कोई और कलर कर देंगे। ये जो स्ट्रिप्स आपको कलर की यहां पर स्लाइड्स के अंदर शो हो रही हैं, ये जो लाइंस या स्ट्रिप्स मौजूद हैं कलर्स की, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए हैं, सिनेरियो समझाने के लिए हैं कि ये जो फॉरवर्ड चेकिंग ह्यूरिस्टिक है ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। सो नेक्स्ट में हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू हम देखेंगे कि CSPs जो हैं वो किस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास एक 4 क्वीन प्रॉब्लम मौजूद है जिस 4 क्वीन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे CSP के थ्रू। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4x4 का एक बोर्ड मौजूद है और हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने इस 4x4 के बोर्ड के ऊपर 4 क्वींस को प्लेस करना है और इस तरह से प्लेस करना है कि कोई भी क्वीन किसी दूसरी क्वीन को थ्रेट ना कर सकती हो। जब हम इस तरह की सिचुएशन की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि चेस बोर्ड के ऊपर क्वीन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। सो फॉर इंस्टेंस मेरे पास अगर मैंने एक क्वीन है जिसको इस प्लेस के ऊपर मार्क किया है, सो इसका मतलब ये होगा कि मैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में,
इन तमाम 8 डायरेक्शंस के अंदर में से किसी भी डायरेक्शन के थ्रू मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। यानी एक कॉइन जो है वो इन 8 डायरेक्शंस के अंदर, बाकी अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस हो, कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो उसको टारगेट कर सकती है, उसको थ्रेट कर सकती है। सो हमारा प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हमने 4x4 के पजल के ऊपर, 4x4 के बोर्ड के ऊपर 4 कॉइन्स को इस तरह से प्लेस करना है कि कोई भी कॉइन किसी दूसरी कॉइन को थ्रेट ना कर सकती हो। सो इस तरह के सिनेरियो के अंदर अगर आप देखें यहां पर, तो हमारे पास 4 लोकेशंस हैं, जिन लोकेशंस के ऊपर हम जिन लोकेशंस के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को हम कह रहे हैं कि हमारे पास कॉइन्स हैं और हमने उन कॉइन्स को किसी एक सेल के अंदर प्लेस करना है। सो x1, x2, x3 एंड x4 आर द कॉइन्स जिनको हमने 1, 2, 3, 4 लोकेशन के ऊपर सेव करना होगा। सो हर कॉलम जो है वो एक कॉइन का कॉलम होगा और हर रो जो है वो वैल्यूज होंगी जो उनको असाइन की जा सकती होंगी। सो स्टार्टिंग में हमारे पास x1 कॉइन मौजूद है जिसको मैं सबसे पहले कर रहा हूं क्योंकि इनिशियली मेरे पास तमाम कॉइन्स के पास तमाम वैल्यूज अवेलेबल हैं। सो रैंडमली हम स्टार्ट में किसी भी कॉइन को पहले प्लेस कर सकते हैं। सो मैं x1 कॉइन को फर्स्ट वैल्यू जो है वो असाइन कर रहा हूं। सो जब मैंने x1 को 1 वैल्यू असाइन कर दी है, तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से बाकी जो नोड्स होंगे, उन नोड्स के बाकी जो कॉइन्स होंगी, उन कॉइन्स के लिए कुछ ऑप्शंस अनअवेलेबल हो जाएंगी। सो आप देख सकते हैं x2 कॉइन जो है उसके पास से जो प्लेस 1 और 2 है वो अनअवेलेबल हो गई हैं क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट नोड्स हैं। x1 की थ्रेड के अंदर आ रही हैं ये दोनों नोड्स, सो ये दोनों वैल्यूज हम x2 को असाइन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से 1 एंड 3 लोकेशन जो है वो x3 के लिए वो x1 के थ्रेड में आ रही है, सो हम ये दोनों x3 को असाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से 1 एंड 4 जो है x4 के लिए वो x1 के थ्रेट में है, सो ये दोनों पोजीशंस भी हम x4 को असाइन नहीं कर सकेंगे। सो नेक्स्ट हमने x2 को प्लेस करना है। x2 को प्लेस करने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल लोकेशंस हैं वो 2 हैं। हम आइदर जो है वो 3 लोकेशन के ऊपर वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं या फिर 4 लोकेशन के ऊपर हम वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं। सो हम x2 को 3 लोकेशन के ऊपर जब प्लेस करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो x3 कॉइन है उसके लिए कोई भी ऑप्शन अब अवेलेबल नहीं है। सो इसका मतलब यह है कि हम स्टक हो गए यहां पर। सो हमें बैक ट्रैक करके प्रीवियस स्टेट के ऊपर जाना पड़ेगा और दोबारा से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो हमने x1 को, अब आप देख सकते हैं कि 1 लोकेशन जो थी x1 से रिमूव कर दी है क्योंकि उसको हम ट्राई करके देख चुके हैं। और x1 को जब हमने ट्राई किया था 1 पोजीशन के ऊपर तो हम फेलियर की तरफ चले गए थे, स्टक हो गए थे, तो इसलिए अब हम 1 प्लेस को x1 में से रिमूव कर दिया और x1 को अब हमने प्लेस कर दिया है सेकेंड पोजिशन के ऊपर, सेकेंड सेल के अंदर। सो जब x2 को हमने सेकेंड सेल के ऊपर प्लेस कर दिया है तो अब हमारे पास x2 के अंदर से 3 वैल्यूज रिमूव हो गई हैं, x3 के अंदर 2 वैल्यूज रिमूव हो गई हैं, x4 के अंदर से 1 वैल्यू रिमूव हो गई है। नेक्स्ट हमने x2 को प्लेस कर दिया। जब x2 को हमने प्लेस किया तो उसको प्लेस करने की वजह से हमारे पास जो x3 है उसकी एक पोजीशन मिनिमम हो गई है अब, और x4 के ऊपर कोई इंपैक्ट इसका नहीं है। इसकी x4 की एक पोजीशन जो है वो भी मिनिमाइज हो गई है। सो नेक्स्ट हम x3 को मार्क करेंगे और फाइनली x4 को हम मार्क कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुका है और चारों कॉइन्स बोर्ड के ऊपर इस तरीके से प्लेस हो गई हैं कि उनमें से कोई भी कॉइन किसी दूसरी कॉइन को थ्रेट नहीं कर रही। सो ये हमारे पास एक पजल प्रॉब्लम था, लेकिन हमने देखा कि इस पजल प्रॉब्लम को भी हम कंस्ट्रेंट्स को रिजॉल्व करने के थ्रू या CSP के थ्रू हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो सिर्फ हमारे पास जो असाइनमेंट के प्रॉब्लम है या हम कह सकते हैं जो स्केजुलिंग के प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ वहीं पर CSP को अप्लाई नहीं किया जा सकता, बल्कि पजल प्रॉब्लम्स के अंदर भी समहाउ
कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो इन जनरल हम कहना चाहें तो रियल वर्ल्ड सीएसपीज के अंदर जो हमारे पास केसेस मौजूद हैं, जहां पर भी हमारे पास स्केजुलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, जहां पर हमारे पास असाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, इस तरह के तमाम केसेस के अंदर हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स को यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।